नमस्कार, आप सभी का न्यू एरा बॉन्ड्स के एक और एपिसोड में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कथक नृत्यांगना मुस्कान श्रीवास्तव। मुस्कान ग्वालियर से हैं और उन्हें कथक नृत्य में एमए प्राप्त है। उनके साथ आज हम ये समझेंगे कि कैसे यह सफ़र उनका सिर्फ घुंघरुओं की झनकार और नृत्य के भावों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, व्यक्तिगत और आकांक्षात्मक चुनौतियों को पार करते हुए कैसे वो अपने लक्ष्य तक बढ़ रही हैं। हेलो मुस्कान, वेलकम टू द शो। आप सबको बताएंगे कि जो ये कथक शुरुआत करने की जर्नी है और पीएचडी तक, तो इसमें हम सबको जो भी इंटरेस्टेड है उनको क्या क्या करना पड़ता है, जैसे कहाँ हमको शुरुआत करनी पड़ती है और कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हैं, और जैसा आपने अभी एमए किया है और आगे पीएचडी तक कैसे वो जर्नी है और कैसे जाते हैं। जर्नी एक टास्क है, बहुत बड़ा कंपटीशन है खुद से ही, क्योंकि म्यूजिक फील्ड बहुत डिफरेंट फील्ड है। क्योंकि हम उसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे साथ दोनों चीजें होती हैं, थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होता है। हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है। अगर हम प्रैक्टिकल में जाएंगे तो हमारा थ्योरी बहुत वीक हो जाएगा। और बेसिकली जो हम लोगों का फुटवर्क होता है, राउंड्स होते हैं, तो उसके लिए रियाज लगता है, जो शुरू से मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही उस चीज पे फोकस करना चाहिए, तो आगे प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं, एज बड़ी हो जाती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बहुत प्रॉब्लम आता है। और कथक कोई सरल नहीं है, बहुत टफ है, तो बहुत डिफरेंट है ये। और मुझे लगता है कि लोग बच्चों अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को सिखाना चाहता है तो उसे बचपन से सिखाना चाहिए। उसके अंदर जो चीजें होती हैं तो वो बचपन से शुरू होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बचपन से सीखा है, तो अब मेरे हर एक चीज में जो भी करूँ तो उसमें सिर्फ कथक ही झलकता है और कुछ भी नहीं। मेरे बात करने के अंदाज से, या मैं किसी से कोई भी बात करूँ तो मेरे हैंड मूवमेंट भी चलते हैं। तो ये चीज बचपन से आती है। रियाज भी बहुत जरूरी होता है इन सब चीजों में। हम्म। एक बहुत अच्छी बात मुस्कान ने कही है, कहा कि कथक सीखने के लिए और आगे तक जाने के लिए एक सबसे जरूरी चीज है खुद से कंपटीशन। तो हम ये बहुत भूल जाते हैं, हम बिजी हो जाते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ कंपटीशन करने में, जिन गुरु के यहाँ सीखते हैं उनके जो हमारे क्लासमेट्स रहते हैं उनसे कंपटीशन करने में। बट हमको ये सब नहीं करना है, हमको सबसे पहले हम्म। खुद से लड़ना है और खुद से बेहतर बनते जाना है। तो मुस्कान, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है सबके लिए। तो आप इस पे कुछ और बताना चाहेंगे कि बताती हूँ, मेरे एमए में मेरे एक क्लासमेट थी, तो उसको मुझसे बहुत कंपटीशन था कि मुझे गोल्ड मेडल लेना है, मुझे फर्स्ट आना है। और मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरा ये था कि मुझे बहुत बस अपना डांस अच्छा करना है। क्योंकि डिग्री में नंबर पाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है और आपके नंबर ज्यादा है तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप अगर किसी जॉब में भी जाते हो तो आपको प्रैक्टिकली डांस सिखाना है, मार्कशीट नहीं। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुस्कान सिर्फ खुद से करो, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो जब भी मैं क्लास जाती थी तो सबको दिखता था कि कौन कर रहा है, पर ठीक है, चलता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा टास्क था, बट मैंने उसको नहीं लिया अपने माइंड में कि मुझे फर्स्ट आना है। बट भगवान की दुआ से कि मैं टॉप लेवल पे फर्स्ट आई हूँ मेरिट लिस्ट में। तो हम्म। कंपटीशन खुद से ही मुझे लगता है कि खुद से करना चाहिए। और एक नया इम्प्रूवमेंट अगर आप खुद को देखोगे तो आप पे बहुत कुछ है। हम्म। तो वो दिखाने के लिए खुद से ही लड़ना पड़ेगा। खुद से इसलिए लड़ना पड़ता है क्योंकि फैमिली से भी थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है, क्योंकि डांस हर कोई पसंद नहीं करता। पेरेंट्स का सपोर्ट होना, खुद से लड़ना। और इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगी, इसमें आर्टिस्ट का कोई एक जो एम होता है, ये कोई एज नहीं होती है कि हम वहां पहुंच गए तो हमारा हो गया। मैं करेक्ट। आज भी सीख रही हूँ, मेरा पीएचडी के बाद भी मुझे सीखना है, और मैं हमेशा सीखती रहूंगी। तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैंने इतनी पढ़ाई कर दी है तो चलो अब मैं जॉब में लग जाती हूँ, तो नहीं। आपको अगर परफॉर्मर बनना है तो आप जॉब छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। उससे कंपटीशन करना बहुत टफ है। करेक्ट। तो ये बात कितनी खूबसूरत है कि औरों से कंपटीशन करना आसान है, बट खुद से कंपटीशन करना बहुत मुश्किल है। तो मुस्कान, जैसे कि आपने कहा कि एक ये अथाह सागर है और इसको आप सीखने में अपनी पूरी जिंदगी, और हम लोग तो अभी स्टार्ट किए हैं,
तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं और वो कंफ्यूज हैं कि मैं कोई क्लासिकल डांस में डालूं कि मैं उनको बॉलीवुड और वेस्टर्न स्टाइल सिखाऊं? तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? पेरेंट्स जो होते हैं ना, बच्चों को सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए क्लास में जैसे एंटर किया उन्होंने, तो वो केवल एक ही क्वेश्चन होता है उनका कि बच्चा परफॉर्म कब करेगा। परफॉर्म तो वो तब करेगा जब स्टूडेंट गुरु को समझे और गुरु स्टूडेंट को समझे, उसे चीजें सीखे। और जब गुरु को लगेगा कि हाँ अब बच्चा परफॉर्म करने लायक है, तो वो ऑटोमेटिक गुरु आपको वहां भेजेगा। बट पेरेंट्स को ये चीजें नहीं पता होती हैं। पेरेंट्स बहुत क्वेश्चंस करते हैं। आप फीस को लेके भी बहुत बोलते हैं। पेरेंट्स तो बहुत सारी चीजें होती है, उनको की नॉलेज नहीं है कि डांस क्या है। फिर उनके बाद जब अगर वो कथक सिखाते हैं तो फिर उनका एक और क्वेश्चन होता है, क्या बॉलीवुड सिखाएंगे क्या। हाँ। बट उनको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि शास्त्रीय नृत्य नृत्य है, उसमें कोई बॉलीवुड या वेस्टर्न ये सब नहीं इंक्लूड हो सकता। कथक एक अपने आप में वो डांस है। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा बहुत जानते हैं कि डांस होता है। बच्चे को टीवी सीरियल्स में लेके जाना है, बच्चे को परफॉर्म कराना है, बट उसके पीछे जो मेहनत लगती है, सेक्रीफाइस होते हैं, वो पेरेंट्स को पता होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं अपने पेरेंट्स से दूर हूँ, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दूर रहूंगी मम्मी पापा से। तो लगता है कि म- हर चीज हाथ पे मिल जाती थी जब हम ग्वालियर रहते थे, और करेक्ट। अब खुद से करना पड़ता है सब कुछ, तो ये सेक्रीफाइस होता है ये। मुस्कान, आपने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग डांस को अच्छा नहीं समझते। मैंने भी हाँ। काफी साल डांस किया और इस चीज से मैं गुजरी। बट मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा कि जो लोग डांस को अच्छा नहीं समझते उनको डांस और कथक के बारे में ज्यादा पता नहीं है। राइट। हम्म। उनको ये नहीं पता कि इसमें सारी हिंदू माइथोलॉजी में और आराधनाएं और श्लोक स्रोत इन सब में डांस होता है। ताल हैं जो हमारे शास्त्रीय संगीत की जो ताले हैं उनमें डांस होता है। तो हम लोगों को अवेयर कराने के लिए क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि हम आम जनता में अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा अगर कोई शास्त्रीय नृत्य सीख रहा है, तो पहले पेरेंट्स को उस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तभी वो अपने बच्चे को वो नॉलेज दे पाएंगे। कथक कथक अगर बोला जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब सबसे पहले जो आता है कथक में वो रियाज है। अगर आपने वो नहीं किया और आप टेम्परेरी सीख रहे हो, तो आप में वो चीज नहीं आएगी। अगर मैं ही अपने ऊपर लूं कि अगर मैं राम का कैरेक्टर कर रही हूँ, जब तक मैं उसे महसूस नहीं करूंगी, मैं उसे फील नहीं करूंगी कि उस टाइम राम कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था, उनका, तो वो मेरे अंदर आएगा ही नहीं। तो ये चीज मुझे खुद से और या मेरे पेरेंट्स जो भी है उनको मुझे पुश करना पड़ेगा कि ये चीज ऐसी है और ऐसे ही करना है। हम्म। और कथक में साधना, आपने जो बोला, साधना के बिना तो सब कुछ अधूरा है। म्यूजिक पूरा ही अधूरा है, क्योंकि संगीत तीन चीजों से मिला है। गायन, वादन और नृत्य, तीन। क्योंकि संपूर्ण अगर संगीत देखा जाए तो वो नृत्य में ही देखा जाता है, क्योंकि उसमें गायन भी होता है, वादन भी होता है और नृत्य तो होता ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आराधना और साधना और रियाज, ये तीनों बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों में। ये चीज पेरेंट्स नहीं समझते हैं, क्योंकि मतलब मैं भी थोड़ा सा अपने गांव से बिलोंग करती हूँ, तो थोड़ा सा कभी इनकी बोला मेरी फैमिली ने भी कि क्या डांस कर रही हो, तुम कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, डॉक्टर की पढ़ाई करो। तो मेरे पेरेंट्स ने भी कभी नहीं चाहा कि मैं उन सब चीज की पढ़ाई करूँ, क्योंकि उनको लगा कि हाँ मुस्कान डांस कर सकती है और इसमें अपना वो फ्यूचर लेके जा रही है, तो उन्होंने सबसे बड़ा सपोर्ट किया। तो मैंने भी उस चीज की साधना की। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को खुद भी ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर वो कथक सिखा रहे हैं तो बेसिक नॉलेज उन्हें पता होना चाहिए कि कथक कोई आसान नहीं है। कथक को तब जब हम लोग तत्कार सीखते थे तो हम 2-2 3-3 साल तक केवल तत्कार और चक्कर ही सीखा है अपने गुरुजी से। वो कुछ नया नहीं सिखाते थे। हम लोग भी बोर हो जाते थे कि कुछ नया तो सिखाओ, बट गुरुजी नहीं, यही करो, क्योंकि हर चीज में तुम्हें यही करना है, इससे ज्यादा तुम कुछ करो ही मत। कभी कभी तो हम ऐसे ही बैठ जाते थे क्लास में जाके, कभी उनके यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं उनके लिए, तो बहुत सारी चीजें, मतलब उनकी सेवा करना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बट आजकल के बच्चे नहीं समझते। अगर आजकल के बच्चों को अगर बोल भी दो ना कि आप ये सामान यहाँ रख दो, तो वो घर जाके शिकायत कर देते हैं कि आज करेक्ट। हमारी मैम ने ये काम करा दिया। तो वो पेरेंट्स आ जाते हैं, आप, मेरा बच्चा यहाँ काम करने नहीं आता, डांस सीखने आता है। तो करेक्ट। ये पेरेंट्स के अंदर, पेरेंट्स नहीं समझते कि ये अगर उन्होंने बोला है तो क्यों बोला। हाँ।
तो मुस्कान, जब आप ये बता रहे थे तो मैंने कभी भी गुरु शिष्य परंपरा वाला एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मैंने सुना है। और मैं उधर चली गई जहां हम अपनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज में सुनते हैं कि कैसे हाँ राम भगवान अपने गुरु के यहाँ गए थे और वहीं पे ही रहते थे, राइट। और तो आजकल का जो ट्रेंड बदलता जा रहा है, जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई जरूरी भी है कुछ हद तक, और उसके हाँ। साथ बहुत सारी एक्टिविटी सीख रहे हैं, और उसमें से एक डांस या कथक भी होता है, राइट। तो उन लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि अपने अंदर और लाइफस्टाइल में लाइक रियाज को रूटीन में लाएं, राइट। तो उनको आप क्या टिप्स देते हो कि अगर उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी वो कथक का रियाज कैसे कर सकते हैं? रियाज रियाज कहीं भी किया जा सकता है। अगर आप खाना भी बना रहे हो ना तो फुटवर्क करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं करती थी मैं करती हूँ, अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मेरे पैर चलते रहेंगे, जो फुटवर्क है। आप किसी भी चीज में कर रहे हो तो एक्टिविटी, अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो तो आपके फेस पर एक भाव होना चाहिए कि आप किस भाव से बात कर रहे हो उससे। अगर कोई इंसान गुस्सा कर रहा है तो उसके ऊपर भी भाव है कि वो गुस्सा कर रहा है, क्रोध रौद्र रस का प्रयोग कर रहा है। तो रियाज कहीं भी किया जा सकता है, उसकी कोई बॉन्डिंग नहीं है। अगर बच्चे बिजी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चा चाहता है कि मुझे डांस करना है, कथक करना है, तो वो एटलीस्ट अपने लिए आधा घंटा तो निकाल ही सकता है। रही बात गुरु शिष्य परंपरा की, तो अभी गुरु शिष्य परंपरा प्रॉपरली एक तरह से खत्म होता जा रहा है, खत्म हो ही चुका है। क्योंकि आजकल के बच्चे वो सब सहन ही नहीं कर पाएंगे। अगर गुरु ने कुछ बोल दिया वो पेरेंट्स को बोल नहीं जाती। और करेक्ट। हम लोग जो है वो हम लोग तो सुन लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो बोल रहे हैं कि हम 2 घंटे बैठे रहें, बस केवल देखें सुने, तो हमको सुनना है, क्योंकि उसमें भी हमें बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि हम बहुत लंबा सोच के चलते हैं, आजकल के बच्चे नहीं सोचते हैं। बट मैं यही बोलूंगी बच्चों को कि अगर आपके ऑल टाइम आप बिजी हो तो खुद के लिए सिर्फ आधा घंटा निकालो, क्योंकि ये आपके लिए, अगर आप बहुत ज्यादा मेंटलिटी, आप डिप्रेशन में हो या आप टेंशन में हो, तो मुझे ऐसा लगता है म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि आपको उससे बाहर निकाल देगी। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मैं बच्चों को भी यही बोलूंगी कि सबको करना चाहिए, और सबके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि कथक करे, और भी डांस फॉर्म है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, सत्री है, बहुत सारे डांस फॉर्म है। अगर वो डांस भी नहीं करा तो म्यूजिक सीखे, तबला सीखे, कुछ भी सीख सकता है। बट उसके लिए खुद को अर्पण करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूर। तो गुरु शिष्य परंपरा जैसे कि अभी थोड़ा सा लुप्त होता जा रहा है, और उसके हाँ बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि मेरे कथक के जर्नी में भी कुछ ऐसे पड़ाव आए जहाँ कथक एकदम बंद हो गया, राइट। और तब मैं सिर्फ देखती थी, परफॉर्मेंसेस देखती थी, कंसर्ट्स जाती थी। तो हम देखने से भी बहुत सीखते हैं। तो अगर आपको गुरु के साथ रहने का मौका मिल रहा है और ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने का मौका मिल रहा है, तो वो सिर्फ कथक नहीं होता। उनके साथ हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं कि वो कैसे कॉम्पोजिशंस बना रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, वो कैसे कॉम्पोजिशंस को सुन रहे हैं, फिर उसको ताल में बिठा रहे हैं। तो ये सब भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि डांस सीखना, मतलब हाथ के हस्तक और पैर का संचालन। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुस्कान आपसे बात करके। मेरा ऐसा मानना है, और मैं लोगों को भी यही बताती हूँ, कि भी आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ते हो, राइट, तो एज अ पर्सन भी आप बहुत अंदर से चेंज हो जाते हो और प्योर हो जाते हो। लाइक किसी भी आर्टिस्ट को आप ज्यादातर ऐसा नहीं पाओगे कि वो बहुत झूठ बोलता है या उसके अंदर कोई बुरे भाव होते हैं। लाइक वो ऑटोमेटिकली, हम लोग का सोल भी क्लीन होता रहता है। तो आपने ऐसा महसूस किया है कि आपने जब से ये आर्ट फॉर्म सीखा है, आप एज अ पर्सन बेहतर बनते जा रहे हो? कुछ ऐसा अनुभव है आपके साथ? हाँ। ये मतलब वो जब हम किसी भी फील्ड को ले लो म्यूजिक में, ये हमारे सबसे पहले हमारी पर्सनैलिटी पे जाके इफेक्ट करती है। कि आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके बात करने का अंदाज क्या है, आपका ड्रेस सेंस क्या है, आप जब रहते हो तो आपके आसपास के लोगों को आप क्या सिखा रहे हो उस चीज के बारे में। मतलब हर चीज में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। कि कभी कभी खुद को भी लगता है कि नहीं आज हम बहुत दुखी हैं, तो हमारा दिमाग से वही जाता है कि नहीं अब हम मुझे रियाज करना है, और मैं रियाज करके बहुत हैप्पी हो जाऊंगी। तो वो चीज होती भी है। हम्म। अगर हम बहुत उदास होते हैं, जो बेसिकली अगर कोई म्यूजिक से नहीं है, तो अगर वो बहुत दुखी होता है तो वो
लास्ट उसका ऑप्शन होता है कि वो भगवान को याद करता है, तो या कोई भी जाप करने लगता है हनुमान चालीसा, तो वो दिल से पढ़ता है, तो उसके अंदर एक वो भाव होता है, काश हनुमान जी मेरे सामने होते। हम्म। तो ये चीज अंदर से होनी चाहिए। और रही गुरु शिष्य परंपरा, तो वो बहुत डिफरेंट हो गया। हम्म। मुझे भी उस परंपरा में रहने का अभी मौका मिला, और मैं रही भी हूँ गुरुजी के साथ में। और मैं सुबह से कभी मुझे मौका मिलता है कि मैं उनके साथ सुबह से रहूं, और रात को कभी जब मैंने फेस्टिवल खजुराहो फेस्टिवल परफॉर्म किया था, तो हम लोग सुबह से 9 बजे से रियाज करना शुरू करते थे, रात को 2 बज जाता था। तो उस बीच में जो हम लोग गुरुजी के साथ बैठते थे, वो हंसी मजाक, उनकी बातें करना। और एक्चुअली मेरे गुरुजी डबल पीएचडी किए हुए हैं कथक में। हम्म। तो ये बहुत डीप है, बहुत ज्यादा डीप। इसको बच्चों को समझना, पहले तो बच्चों को समझने में ही 1 साल लग जाएगा, बट आजकल के बच्चे ये सोचते हैं बस 1 महीना सीखा बहुत है, हमको तो बस शादी में डांस करना है या हम बारात में डांस कर लेंगे। तो Correct. उनके लिए सिर्फ वही है। हम्म, जी बिल्कुल। तो अब हम आपकी थोड़ी सी एमए की जर्नी में जाते हैं, राइट? तो क्या क्या आपने हर्डल्स फेस किए, क्या क्या कठिनाइयां आई एमए करते हो, क्योंकि एमए बहुत लंबी जर्नी है, राइट? आप स्टार्ट करते हो, फिर पहले विशारद करते हो, और ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हो। तो आप ये जर्नी अच्छे से व्यूअर्स को एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे कथक क्षेत्र से जुड़े हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि लाइक हाँ, अब 11th 12th आ गया है, तो अब मैं छोड़ूं कथक कि कंटिन्यू करती रहूं, क्या करूं? हाँ, बताया, मेरी जो कथक की जर्नी थी वो 3 साल की उम्र में शुरू हो गई थी, बट मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी वो 2005 में थी। तब मैं 5 या 6 साल की थी। तो मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी वो भी श्री रामचंद्र कृपालु भजवन, मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी जब मैं बहुत छोटी थी। फिर जैसे जैसे मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, मैंने ग्रेजुएशन बीए तक मैंने अपने एक ही गुरु से सीखा, और उनसे सीखा मैंने बहुत अच्छे से। और मतलब मेरा जो बेसिक है, जो मैंने कथक की शुरुआत की उनसे सीखा। और मेरा उनसे ऐसा टर्म्स था कि अगर मेरी माँ नहीं है तो वो मेरे साथ रहती है। हम्म। मैं उनके साथ बहुत रही हूँ। जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, फिर उसके बाद उनकी शादी हुई, तो मेरा 2 साल का गैप भी हुआ, क्योंकि मेरा 10th क्लास तक कला अंतिम वर्ष खत्म हो गया था, मतलब 6 साल का मेरा कोर्स खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने 2 साल का गैप लिया, बट मैंने रियाज नहीं छोड़ा, वो कंटिन्यू रखा, क्योंकि वो छूट जाता तो फिर कोई मतलब नहीं था। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में कथक कथक लिया। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया उनके अंडर में। फिर एक एमए में, क्योंकि मैं उस टाइम जयपुर घराना सीख रही थी, जयपुर प्लस लखनऊ दोनों मिक्स करके सीख रही थी। फिर मेरा मन था कि मुझे रायगढ़ घराना सीखना चाहिए, तो मेरे घर में एक ही गुरु, मतलब ग्वालियर में एक ही गुरु जी है, भगवान दास माड़ुक महन जी, जो रायगढ़ घराना सिखाते हैं। तो मेरा मन था कि मैं उनसे सीखूं। तो अब वो होता है ना कि अपनी गुरु अपने इंटेलिजेंट बच्चे को या उसको बचपन से सिखाया और अब वो किसी और को दे दे तो बुरा लगता है। तो जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोल दिया कि मैं आपके लिए बात नहीं कर सकती हूँ, तो डायरेक्ट बात करो उनसे। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा टास्क था कि उनके पास डायरेक्ट जाना। फिर मैंने उनसे बात की, तो मैंने एडमिशन लिया। तो जो मेरी पहली गुरु थी वो मुझसे बहुत टाइम के लिए दूर हो गई थी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि मैं कभी चाहती नहीं थी कि वो मुझसे दूर हो। क्योंकि आज अगर मैं कहीं भी होंगी तो सबसे पहला नाम उन्हीं का आएगा, क्योंकि मैंने कथक में जो ताथी थीटर सीखा है वो उन्हीं से सीखा। फिर मैंने एमए कंप्लीट किया, तो उनको भी मुझसे उम्मीद हो गई कि हाँ, मुस्कान बहुत अच्छा करती है, टॉप आई है। तो उनको फिर उन्होंने मेरी पर्सनल क्लास लेना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे ऐसा लगा, नहीं मुस्कान, अब और आगे जाना चाहिए, क्योंकि अब एमए हो गया। तो एमए एक सिर्फ डिग्री है आपके पास, कुछ नया, कुछ। लखनऊ घराना इसका बहुत डिफरेंट घराना, बहुत टिपिकल भी है, बहुत ज्यादा टिपिकल है। उसमें अंग का प्रदर्शन करना वो भी बहुत डिफरेंट है। तब मैं जब इंदौर आई, अकेली आई, मेरे पेरेंट्स ने भेजा। मैंने बहुत सारी उस टाइम बहुत कठिनाइयां महसूस की, क्योंकि भरी ठंड में मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई। तो आजकल के बच्चे मुझे नहीं लगता कि वो सब फेस कर पाएंगे। फिर मैं जब गुरुजी से मिली तो गुरुजी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी जो बहू है हर्षिता दादी जी, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। एटलीस्ट उनकी फीस बहुत ज्यादा है, तो वो मुझसे फीस नहीं लेते थे, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था। उनके साथ काम किया। वो बोलते नहीं है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। मैं उनके साथ 2 दिन डांस सीखा, फिर उसके बाद एक सांची में महाबोधि महोत्सव होता है, तो मैं 12 दिन बाद उनकी बहू के साथ परफॉर्म करने गई थी वहां पे। तो
ग्वालियर में जितने लोग थे सब बहुत खुश हुए कि मुस्कान एकदम से आगे बढ़ गई। बढ़ गए। फिर मैंने उनके साथ बहुत बड़े बड़े गुरुजी के साथ फेस्टिवल किया, खजुराहो फेस्टिवल परफॉर्म किया, और लखनऊ में अवध महोत्सव किया। मैंने सीएम हाउस में परफॉर्म किया। अभी मैं महाकुंभ परफॉर्म कर कर आई हूँ लेटेस्ट की। तो इस बीच में भी बहुत ज्यादा कठिनाइयां हुई, क्योंकि मैं अर्निंग नहीं करती थी। केवल मेरा डांस पे फोकस था कि मुझे सिर्फ डांस करना है, अर्निंग तो मैं कभी जिंदगी में कभी भी करूंगी। तो मेरी ऐसी जर्नी हुई, और आज आज फाइनली ऐसा कहूंगी कि थोड़ा सा फल मुझे मिला है कि बहरीन में अभी मैं डांस टीचर की जॉब पे जा रही हूँ। तो अभी मेरे लिए ये बहुत अच्छा मोमेंट है। इस चीज से भी मेरी जॉब लगी है, तो मेरे गुरुजी थोड़े से नाराज हैं मुझसे कि मैं एकदम से उनको छोड़ के जा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सपोर्ट करेंगी, आगे भी करें। आपकी जर्नी इतनी ज्यादा प्रेरणादायक है। और आपको हिम्मत कैसे आती है लाइक डटे रहने की? बिकॉज आप बोल रहे हो कि आप ऐसे भी करते थे कि बीमार हो और पेरेंट्स को नहीं बताते, और अकेले रहना सबको पता है कि कितना कठिन होता है, लाइक आपको सब बहुत कुछ ज्यादा। मैनेज करना है। और फिर कभी हम अगर दुखी हैं तो कोई है भी नहीं साथ में आसपास बोलने कोई के भी लिए। और नहीं है। हाँ। करेक्ट। तो वो फिर भी कथक के लिए डटे रहना, वो एक कौन सी इच्छा है जो लाइक तुमको एक अर्ज आती है ये कि नहीं लगे रहना है? मतलब मेरे अंदर ये है, मतलब मैं आज भी यही सोचती हूँ, पर कभी दुखी होती हूँ तो ठीक है, मैं मुझे पता है कि अगर मैं आज दुखी हूँ तो कल मेरा बहुत अच्छा होगा। अगर आज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो कल शायद मेरे साथ अच्छा होगा। अभी एक दो दिन मैंने बहुत सारी चीजें फेस की। मैं बॉम्बे आई मेडिकल कराने, तो गुरुजी बहुत ज्यादा नाराज है मुझसे, बहुत ज्यादा। वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं कि मैं जा रही हूँ वहां पे। और पेरेंट्स को ना बताने का रीजन, क्योंकि माँ पापा टेंशन करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे दूर नहीं रखा। एकदम से इंदौर आना मेरे लिए एक नई सिटी थी। उस बीच में भी बहुत सारी चीजें हुई कि भरी ठंड में मेरे पास पलंग भी नहीं हुआ करता था, गद्दे पे मैं गद्दे में सोती थी। सोते हैं, हाँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर दो बॉयज रहते थे, तो उन्होंने ऊपर का नाइट में नल खोल दिया था, तो वो नीचे से पानी मेरे पूरे रूम में भर गया, तो वो गद्दा पूरा गीला हो गया। तो वो 2 दिन में बिना गद्दे की जमीन पे सोई हूँ। हम्म। और उसी बीच में अपने लिए खाना भी बनाना, फिर डांस क्लास भी जाना, फिर वहां से रात को 10-11 बजे आना, फिर खाना बनाना, फिर सोना, पेरेंट्स को भी उस बीच में टाइम देना, फिर खुद को भी पढ़ाई करना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बट दिल में एक ये था कि आज मेहनत करूंगी तो कल मेरे पास मेहनत करने के लिए भी, कल मैं बैठ के सिखाऊंगी। या मैं अगर मैं कहीं परफॉर्म भी कर रही हूँ तो इस चीज से मेरे पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होगा, जो कि आज होता है। मैंने मेहनत की है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, तो उनको प्राउड फील होता है, और मुझे लगता है होना भी चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। और आपके गुरुजी तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं। आपने हाँ। उनसे सबसे अच्छी चीज क्या सीखी? बिकॉज वो तो पद्मश्री हैं और बहुत बड़ा नाम है कथक जगत में। पर आपको उनकी सबसे बेहतरीन चीज क्या लगती है, और आपने जीवन में उसको भी ले लिया कि आगे तक? गुरुजी का जो सबसे, उनका एक तो बहुत डिफरेंट तरीका है उनका सिखाने। वो बहुत अलग सिखाते हैं। और मुझे भी 1 साल लगा उनके चीजों को अपनी बॉडी में लाने में। फाइनली भी अभी थोड़ा थोड़ा आया है, पूरा तो नहीं आया है। गुरुजी से बहुत सारी चीजें, जैसे कि अगर आप किसी चीज को कर रहे हो तो उसको इतनी बार करो। जैसे बोलते हैं ना कि अगर 100 बार, 108 बार आप किसी का जाप कर रहे हो तो वो ये आपके नाम हो जाता है। तो गुरुजी का भी यही है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको इतना करो कि वो आपसे कहने लगे कि बस करो। तो ये चीज आज गुरुजी 78 ईयर्स ओल्ड है। गुरुजी आज भी हमारे साथ परफॉर्म करते हैं। हमको वो 1.5-1.5 घंटे हमारे साथ खड़े होके परफॉर्म करते हैं। हम थक जाते हैं बट गुरुजी नहीं थकते। तो ये चीज मुझे बहुत गुरुजी से मिली है कि कभी थकना नहीं है, बस करते जाओ। क्योंकि जब आप एंड मोमेंट पे थक जाओगे ना, तब आपके पास एक एनर्जी आएगी कि नहीं अब मुझे करना है। तो ये चीज उनसे मुझे बहुत सीखने को मिली है। करेक्ट। और मुस्कान, जैसे अगर हम कथक की बात करें तो भाव पक्ष और ताल पक्ष दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं, राइट? हाँ। तो आप किसी एक को प्रधानता देती हैं कि दोनों में बैलेंस बना के चलती हैं? आपका फेवरेट क्या है? मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल भाव पक्ष है, क्योंकि अगर भाव नहीं होगा तो आप किसी को बता नहीं सकते हो आप क्या एक्ट कर रहे हो। अगर मैं कृष्ण जी बन रही हूँ तो मेरे अंदर वो शरारत होनी चाहिए। तो भाव सबसे पहला मैं मानती हूँ। और अगर ताल पक्ष को लिया जाए तो बिना ताल के तो भाव हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर ताल होनी चाहिए। अगर हम 3 ताल भी कर रहे हैं परफॉर्म,
तो उस 3 ताल में अगर हम कवित्व परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास वो भाव और दोनों ताल दोनों मिक्स होके ही एक चीज बनती है। तो दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। अगर आप ताल में चले गए तो आपका भाव, मेरा भाव बहुत गंदा था, मैं सच बताऊं, जब तक मैंने एमए किया मेरा भाव बहुत ज्यादा गंदा था। बट जब मैं इंदौर आई गुरुजी के पास तो मेरा भाव बहुत अच्छा हुआ, बहुत नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत बहुत अच्छा हुआ। तो दोनों चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप भाव में गए ना तो आपके फुटवर्क को कोई नहीं देखेगा। क्योंकि आप भाव एक बार देख लेगा कि आपने भाव से पूरा एक्ट कर दिया, बट फुटवर्क तोड़े टुकड़े हुए या कोई परन हुई या फरमाइशी कुछ हुई, तो वो आपके पैरों पे डिपेंड करता है कि आप बोल निकाल पा रहे हो। जैसे अगर थे ही निकालना है तो वो आपके पैरों से ही निकलना चाहिए, वो भाव से नहीं दिखा सकते आप थे ही शब्द। करेक्ट। तो भाव और वो बैलेंस करके तो आपको चलना पड़ेगा। करेक्ट। एक ही और चीज है, वो एक अलग तरह नहीं है, और एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर ताल अधूरा कुछ भी है। कर हाँ रहे हैं तो हाँ अगर भाव नहीं है, मैं बिना भाव के कर रही हूँ तो कोई बहुत ही, हाँ हाँ, बहुत ही बेहतरीन आपने एक बात सभी को समझाई है। और एक मैंने हमेशा ये फील किया है मुस्कान, कि जैसे जब हम लोग सब कथक सीखते हैं, राइट, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ंत पे उतना फोकस नहीं करते, या टीचर्स भी पढ़ंत पर उतना ज्यादा फोकस नहीं कराते। तो आपको क्या लगता है, आप तो अब एमए हैं, तो पढ़ंत का कितना ज्यादा रोल है, और पढ़ंत को आप वॉइस को मॉड्यूलेट करते हुए कहाँ सम को जोर से दिखाना है, या कितने खूबसूरती से सुनने वाले के कान में भी वो, क्योंकि हर परण और हर कंपोजिशन का भी एक भाव होता है, तो वो भाव में पढ़ते हुए, तो आप कुछ टिप्स बच्चों को देना चाहेंगी, कथक सीखने वाले लोगों को देना चाहेंगे पढ़ंत से रिलेटेड? हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि अगर कोई, जैसे कि अगर मैं ही परफॉर्म कर रही हूँ और मैं ही पढ़ंत कर रही हूँ, तो वो होता है, जब कभी आपने लाइव देखा होगा कि अगर वो एक टोड़ा, अगर वो माइक पे बोलने आई हैं तो वो उसमें एक अंदाज होता है, और उनके साथ वो जो संगतकार होते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, तो उनके भी संगतकारों में एक अंदाज होता है। जैसे कि अगर वो तबले वाला बजा रहा है तो कहाँ धा का सम कहाँ देना है और कब जोर से देना है, तो वो चीज बैलेंस, वो कांटेक्ट होना चाहिए। और एक हर बच्चे को, अगर वो कथक सीख रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा म्यूजिक का नॉलेज, मतलब सिंगिंग का नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम कोई नायिका, अगर हम बोल रहे हैं तो वो किस भाव में है। अगर अभिसारिका नायिका बोल रहे हैं तो वो बहुत सुंदर है, अगर खंडिता नायिका है तो वो बहुत ज्यादा दुखी है। हर एक चीज में भाव, भाव तो है। तो पढ़ंत इज कंपलसरी, क्योंकि आप बिना पढ़ंत के तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप सामने वाले को, अगर आप कोई तिहाई भी परफॉर्म कर रहे हो तो उसको, आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि सम आने वाला है, या मैंने सम छोड़ दिया अब मैं सम पर आई हूँ। तो ये आपके सिर्फ अंदाज और आपके पढ़ंत पर डिपेंड करता है। हम्म। तो ये कनेक्ट होना चाहिए गुरु को, तो ये चीज पहले ही बताना चाहिए कि अगर आप तत्कार भी कर रहे हो, तो अगर प्रकार भी कर रहे हो उसमें, तो वो आपको आना चाहिए, सम से सम तक तो एटलीस्ट आना चाहिए। तो कंपल्सरी हाँ। पढ़न। तो मुस्कान, जैसा देखा जाए कि आज का युग बहुत बदल गया है, राइट, जो हमारे सबके गुरुजी थे, आपके गुरुजी हैं, वो डिफरेंट जनरेशन से हैं, आज आप डिफरेंट जनरेशन में हो, और आपके लिए युग बहुत बदल गया है। बस। तो कथक में हमेशा, एक मेरे साथ में ही मेरी एक मित्र थी, तो वो हमेशा ये बोलती थी कि कथक में जो स्त्री का रूपांतरण किया है, राइट, उसमें हमेशा उसको बहुत सॉफ्ट, ठीक है, उसको बहुत सजते संवरते और प्रेमी प्रेमिका से रिलेटेड ही दिखाया है। बट जो आज की स्त्री है, जो भाई वीर भी है, जो अकेले हर जगह करियर बनाने निकली हैं, राइट, वैसा रूपांतरण कथक की कहानियों में नहीं मिलता। तो बहुत सारे नए डांसर्स क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ नई स्टोरीज में अपनी कॉम्पोजिशंस बना रहे हैं। तो ऐसी कोई कॉम्पोजिशन कभी आपके समक्ष आई जिसमें लाइक सिर्फ अभिसारिका, खंडिता, विप्रलब्धा, इन सब से परे कुछ आज हाँ, की युग की स्त्री का उसमें वर्णन हो? हाँ, मेरे साथ एक बहुत बड़ा, हम लोगों ने रामायण परफॉर्म किया था, तो उसमें मैं लक्ष्मण का किरदार निभा रही थी। मेरी बॉडी लैंग्वेज फीमेल वर्जन वर्जन की है। अगर मैं बॉयज की कैटेगरी में जाऊं तो मेरे लिए बॉडी को बोल्ड करना बहुत टिपिकल है। मतलब मुझे 1 महीना लगा लक्ष्मण का रूप लेने में, क्योंकि, और मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, तो गुरुजी बोलते थे लक्ष्मण कभी हंसते हैं क्या, वो हमेशा क्रोध में रहते हैं, उनकी नाक तो गुस्सा रहता है।
मुस्कान गुस्सा लेकर आओ। तो ये है कि नायिका सब कर सकती है, वो एक मेल का भी एक्ट निभा सकती है, बट उसके लिए रियाज, मैंने पहले भी कहा कि रियाज सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सब कर सकते हैं, बट अभी ये, अब कंपोजिशन बहुत चेंज हो गई है कि एक लड़की को सारे किरदार अगर निभाने हैं तो उसको सब कुछ आना चाहिए। एक मेल का भी पार्ट आना चाहिए, एक फीमेल का पार्ट भी आना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। तो मेरे लिए भी ये एक बहुत बड़ा टास्क था, 1 महीने रियाज करने के बाद तब जाके मैं परफॉर्म कर पाई हूँ। वरना गुरुजी कहते थे मैं हटा दूंगा मुस्कान अगर तुम नहीं कर पाओगी। तो मुझे अंदर से लगता था कि मुस्कान तू कर नहीं पा रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो करना तो पड़ता है, उस चीज के लिए पार्ट है तो आपको निभाना पड़ेगा उसको, रियाज। करेक्ट। और आपको क्या लगता है, हम लोगों को थोड़ी सी अलग स्टोरीज लानी चाहिए कथक में, जो पुराने ट्रेडिशनल कथक में नहीं थी, कि हमको लाइक ट्रेडिशनली ही चलना चाहिए? आप क्या सोचते हो? मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल को ट्रेडिशनल रहना, क्योंकि जब हम उस चीज को सुनते हैं ना तो हमारे ये जो बम बम होते हैं वो उठ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग नहीं समझ पाते। जैसे अगर आज मेरे फ्रेंड्स अगर कुछ देखने आते हैं तो वो यही बोलते क्या किया तुमने, बस पैर पटक दिए और हो गया डांस तुम्हारा, तो वो उनको नहीं पता। बट हाँ। हमें पता है, क्योंकि हम जब वो बाद में वीडियो देखते हैं तो लगता है कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो शास्त्रीय को शास्त्रीय रहना चाहिए। अगर आपको कुछ नया इंप्रूवमेंट करना है तो आप उसको शास्त्रीय में नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि वो एक डिफरेंट होगा, हम्म। क्योंकि आपने उसमें कुछ नया जोड़ दिया। तक अगर कोई देखने जाए तो वो बोर हो जाएगा सामने, जैसे नहीं नॉलेज वो तो बोर ही होगा। और कभी कभी जब हम लोग ख्याल या पखावज या कुछ भी सुनते हैं तो कभी कभी हमें भी लगता है यार क्या बजा रहे हैं क्या गा रहे हैं कुछ तड़कता भड़कता। आजकल की जनरेशन में ये है कि बस उनको रैप सॉन्ग चाहिए या पंजाबी सॉन्ग चाहिए, उनको शास्त्रीय नृत्य से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय रहना, मेरे लिए मुझे लगता है कि उसको वही रहना चाहिए। वही रहने दो। करेक्ट। क्योंकि आप फिल्मी सॉन्ग्स में बोल नहीं डाल सकते हो ना, आप तिहाई नहीं जोड़ सकते हो, कथक कुछ भी नहीं जोड़ सकते हो। आप फिल्मी सॉन्ग्स पे कथक कर सकते हो, बट वो शास्त्रीय नहीं कहला जाएगा। खजुराहो फेस्टिवल में अभी कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, तो वो केवल एक क्लासिकल मंच है जहाँ पे सिर्फ लाइव परफॉर्मेंस होती है। तो अभी ऑडिशन शुरू हुए तो कुछ बच्चों ने मेरे ढोलना सॉन्ग पे ऑडिशन भेज दिया, बट उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रॉपर क्लासिकल चाहिए। तो ये बच्चे नहीं समझते, पेरेंट्स भी नहीं समझते। तो मैं यही चाहूंगी कि पहले नॉलेज लो, उसके बाद आप वो चीज सीखो या उसको समझो। और आज के युग में मुस्कान परफॉर्मर बनना और कथक में इतने ज्यादा करियर ले जाने में क्या मनी है उधर, कि थोड़ा सा उतना? अम्म, इतना पैसा तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे आज तक नहीं मिला, लेकिन मुझे जितना लगता है कि मनी इतना नहीं है जितना हम सोचते हैं। बट एक हमारे अंदर एक संतुष्टि होती है या कुछ भी बोलो भाव होता है कि नहीं हमें उस मंच पे परफॉर्म करता है, भले हमको कुछ भी मिले। क्योंकि जब अगर मैं कहीं लाइव परफॉर्म करने जा रही हूँ और मुझे वहां से 90,000 या 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो मैं एटलीस्ट 1 महीने प्रैक्टिस करूंगी, 10 दिन तो मुझे संगीतकारों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। मैं उनको पेमेंट करूंगी, फिर मैं उनका आने जाने का खर्चा दूंगी, फिर वहां रहेंगे उस सब का, फिर खाना पीना, फिर वापस आना। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बचता होगा। करेक्ट। बट पैसा नहीं है, बट हाँ आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका करियर, आपका ईगो वहां पे करता है कि मैं वहां परफॉर्म कर कर आई हूँ। तो और मुझे ऐसा लगता है कि कोई म्यूजिशियन पैसे के लिए परफॉर्म तो नहीं करता नहीं है। कर गवर्नमेंट को, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को अब कला के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा बजट और ये सब देना स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कलाकार हाँ लुप्त होते जाएंगे। क्योंकि हाँ। रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, जो बेसिक नेसेसिटी है उसके लिए एक जॉब जरूरी है। फिर उसको कंप्लीट करने के लिए अगर हम दोनों करेंगे, लाइक जॉब भी करेंगे और कथक भी करेंगे, तो दोनों में ही कहीं फिर हम गुम हो जाते हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट संस्कृति मंत्रालय, ये जो इतने भी गवर्नमेंट एनजीओ हैं, तो मुझे लगता है कि जो इतने भी म्यूजिशियन हैं आर्टिस्ट हैं उन सबको इतना तो करना चाहिए कि वो एक जॉब करने से दूर रहे। क्योंकि एक जॉब ऐसा लास्ट ऑप्शन होता है ना कि उसे मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि वो खाएगा क्या पिएगा क्या, तो वो चीज हो जाती है उसके साथ में। हम्म। तो मुझे लगता है कि उनको करना चाहिए। और मोस्टली गवर्नमेंट अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रही है इंडिया में और भी जगह, तो बहुत सपोर्ट करती है। जैसे कि जब हम गुरुजी के साथ जाते हैं परफॉर्म करने तो
गुरुजी को पेमेंट मिलता है, वो कभी कभी हम लोगों को भी देते हैं अगर बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है तो। और जब नहीं मिल रहा है तो वो ड्रेसेस हम लोगों के लिए प्रोवाइड कराते हैं गुरुजी, क्योंकि ड्रेसेस भी इतनी महंगी महंगी बनती है हम लोगों की। हाँ, तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि गवर्नमेंट कर रही है धीरे धीरे, तो मुझे लगता है कि और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उनको, करना कि चाहिए कोई भी अगर छोटा सा भी आर्टिस्ट है तो वो ये सोच के करे कि हाँ, अगर मैं यहाँ परफॉर्म करने जा रहा हूँ तो मुझे कुछ अर्न हो रहा है, तो मैं जॉब के बारे में ना सोचूं। अगर कोई इंसान जॉब के बारे में सोच रहा है तो उसके लिए भी ठीक है, एक फीडबैक होना चाहिए कि कोई अच्छी जॉब हो। जैसे हाँ, अभी लोगों ने बहुत ज्यादा पीएचडी कर ली है, यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है, और उनके लिए जॉब नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो वैकेंसी देनी चाहिए। हर जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना, उसमें क्लासिकल डांस टीचर तो बहुत ही कम मिलेगा, सिर्फ वेस्टर्न होगा, हिप हॉप होगा। तो मुझे लगता है कि हर एक करेक्ट। स्कूल एक क्लासिकल डांसर, वो किसी भी फॉर्म का हो, भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, बट एक क्लासिकल होना चाहिए, कि हर बच्चे के अंदर एक नॉलेज हो कि म्यूजिक और संगीत है क्या। लाइक बहुत अच्छा सजेशन है कि आज मैंने भी नाम लिया तो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स का नाम लिया, बट एजुकेशन में इतने सारे प्राइवेट स्कूल हैं, और एजुकेशन में हम देखते हैं कि क्लासिकल डांसर्स बहुत कम हैं, बट ये भी एक बहुत बड़ा शिक्षा का प्लेटफॉर्म है। और ऐसे प्लेटफॉर्म। ही क्योंकि पहले तो ये सब चलता था कि रेलवे में और स्पोर्ट्स और कलाकार कोटा के जॉब्स होते थे, राइट, बहुत हाँ, सारी आज जगह भी है। आज भी हैं। बट अगर जो नए उभरते कलाकार हैं उनकी अगर हमको तादाद बढ़ानी है, क्योंकि हमको अगर इंडिया का कल्चर प्रिजर्व करना है, तो हमको जॉब वैकेंसीज भी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, हम्म। ये तो है कि हर प्राइवेट स्कूल में, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल में भी होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ भी नहीं होता है। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मेरे सिर्फ एक साल में एक बार एनुअल फंक्शन होता था, तो वो भी कोई क्लासिकल नहीं, सिर्फ एक फिल्मी सॉन्ग्स उठा लिए और करा दिया, वेलकम सॉन्ग, गणेश वंदना, ये सब। तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। हर स्कूल में, सरकारी हो या प्राइवेट हो, एक क्लासिकल डांसर होना जरूरी है। उसके पीछे आप कितने भी डांसर्स रखो, वेस्टर्न रखो, हिप हॉप रखो, कुछ भी रखो, एनीबॉडी, लेकिन ये बहुत कंपलसरी होना चाहिए, जिससे बच्चों के पास भी बहुत अच्छी चीज जाए, और जो बेरोजगार बैठा है उसके पास एक अर्न करने के लिए एक चीज हो कि हाँ, मैं इस स्कूल में जॉब कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। आपका क्या ड्रीम है मुस्कान, लाइक आगे आपको कथक में कितना आगे जाने की इच्छा है, और आप क्या ड्रीम देखते हो आज? मैं आज आर्टिस्ट, मेरे मम्मी पापा का सपना है कि मैं पीएचडी करूँ, मेरे नाम के आएंगे डॉक्टर लिख जाए। मेरे ये माँ बाप का सपना है जो मैं पूरा करूंगी। बट मेरा ये सपना है कि मैं एक बहुत अच्छी परफॉर्मर बनूं, कि अगर मैं कहीं भी परफॉर्म कर रही हूँ या नहीं भी कर रही हूँ, तो लोग अगर बच्चों को सिखाए भी ना, तो वो ये बोल के सिखाए कि हाँ, वो जो मुस्कान श्रीवास्तव डांस करती थी, वो हमें उसके जैसा उनसे करो। सीखना है, या उनके जैसा करो, या उनसे सीखो कुछ नया। तो एटलीस्ट मुझे परफॉर्मर बनना है, तो मैं दोनों चीजों को लेके चल रही हूँ, अपने मम्मी पापा का भी सपना और अपना भी, तो वो दोनों लेके चल रही हूँ अभी। नहीं, और न्यू एरा बॉन्ड्स की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी गुड विशेस कि आपका ये सपना जरूर पूरा हो। आपने कहा कि आपको एक परफॉर्मर बनना है, राइट? तो जब आप परफॉर्म करते हो स्टेज में, जैसे आप बहुत बड़े बड़े स्टेजेस में परफॉर्म कर चुके हो, तो वो परफॉर्म करते हुए क्या फीलिंग आती है कि आपको उसको लाइक अपना ड्रीम बनाना है, और वो आपकी डेस्टिनी बन चुकी है आपके दिमाग में? तो आपको क्या लगता है, आपको परफॉर्म करना क्यों इतना पसंद है, और उसमें क्या फीलिंग आती है? परफॉर्म करना मुझे इसलिए पसंद है कि मुझे ना वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में लेके जाती है, कि नहीं, जब मैं मंच पे जाती हूँ, मतलब वो कुछ 2-3 मिनट का एक डर रहता है कि यार मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ, मंच पे जा रही हूँ। बट जैसे ही मैं मंच पे पहुंचती हूँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ मैं खुद को दिखाई देती हूँ, और सामने मुझे ऑडियंस भी नहीं दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने आईना है, और अब मुझे अपना बेस्ट देना है, और मैं अपना बेस्ट देती हूँ वहां पे। तो ये मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव वे है। और जब मैं परफॉर्म करके उतरती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार, मैंने इतनी जल्दी खत्म डांस कर दिया, मुझे वापस से करना है। तो ये चीज हर बार होती है, और जैसे अगर बहुत ज्यादा दिन हो जाए मैंने कहीं परफॉर्म नहीं किया, तो मुझे अंदर से लगता है, मुस्कान कहीं डांस तो नहीं छूट जाएगा तेरा, तू परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये कंटिन्यू होना चाहिए। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक डांसर अगर परफॉर्म भी नहीं कर रहा है ना, अगर वो रियाज कर रहा है, तो वो उस रियाज को इस तरीके से करे कि वो सामने परफॉर्म करे।
तो वो एक जोश होता है उसके अंदर, एक वो भाव होता है कि वो परफॉर्म कर रहा है। हम लोग जैसे अभी कभी भी प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे गुरुजी हमेशा यही बोलते हैं कि प्रैक्टिस भी ऐसे करो कि आप परफॉर्म कर रहे हो, सामने आपको ऑडियंस देखती है, तो वो एक अंदर से जोश आता है। आप कहीं से हिल भी नहीं सकते हो, आपकी आंखें भी नीचे नहीं होनी चाहिए कि सामने देख रहे हैं, भले कोई नहीं बैठा लेकिन समझो। एक वो भाव होता है ना, जैसे अभी एक मैंने एक्ट किया था लक्ष्मण जी में, जिसमें मुझे किसी को बुलाना था इशारे में, वहां पे कोई भी नहीं था, बड़ा मुझे मेरे को बहुत अफर्ट लग रहा था कि मैं किसी को कैसे बुलाऊं। तो गुरुजी ने कहा कि तुम फील करो कि सामने कोई है और उसे बुलाओ और अपने पास रखो, अब बिठाओ उसको और उसको सामान दो। तो वो मेरे लिए करना ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं किसी को सच में बुला रही हूँ, उसे सामान भी दे रही हूँ और उसको प्रणाम भी किया और फिर मैं वापस जा रही हूँ। तो ये चीज अंदर होनी चाहिए, अगर आप किसी कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहे हो तो पता होना चाहिए कि आपके सामने कोई है। जैसे बोलते नहीं है कि आज बच्चों को डरा देते कि अरे भूत है, बट भूत किसी को नहीं दिखता लेकिन अंदर बहुत डर है। डर तो है। समझो सामने भूत खड़ा है और डरो उस चीज से। डरो। तो ये चीज होनी चाहिए कि सामने कोई खड़ा है, भले कोई नहीं खड़ा लेकिन आपको पता होना चाहिए खड़ा है। यार आप तो मुस्कान बहुत प्रैक्टिस करते होगे और बहुत मजे हुए कलाकार हो, बट जो लोग बहुत शुरुआत कर रहे हैं या अपनी जर्नी में मीडियम रेंज में है या एवरेज हम्म। परफॉर्मर है, तो वो कैसे हैं कि जैसे ही मंच में जाते हैं तो उनको एक ये डर लगा रहता है कि ताल पक्ष में अगर मेरे से एक भी मात्रा मिस हुई तो वो सम पे नहीं आएगा और गलती हो जाती है वो, राइट। तो हाँ। अगर बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं या आप कोई अच्छी जगह परफॉर्म कर रहे हो, तो वो हमको लगता है कि हम कैसे करें, और उसका नर्वसनेस, उसकी एंजाइटी इतनी होती है। तो आपको कभी होता है और आप कैसे उसको ठीक करते हो? आ, मैं बस इतना बोल, अगर मेरे सामने कोई बड़ा कलाकार बैठा है और अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो वो आपको फील नहीं कराएंगे कि हाँ, आपने गलती की। आपको अंदर खुद से ये फील बहुत होना बड़ी चाहिए कि बात है, करेक्ट। हाँ। आपको ये खुद से फील होना चाहिए कि आपने गलती की है, बट अगर परफॉर्म कर रही हो तो अब गलती ना हो। क्योंकि वो आपसे नहीं बोलेंगे कुछ, क्योंकि अगर उन्होंने बोला तो ये उनकी हमारी इंसल्ट होगी, उनको कुछ नहीं है, वो तो हमें बोल देंगे। लेकिन जब कोई इंसान बोलता है तो उसे पॉजिटिव वे में भी होना चाहिए कि उन्होंने आपकी गलती देखी तो आप यहाँ पे उसको करो, तो ये भी होना चाहिए। तो गलतियां मुझसे भी हुई हैं, बट ऐसा हो कि मैंने कभी महसूस नहीं होने दिया। जैसे अगर मैं अपनी अभी परफॉर्म कर दूं और अपनी मैं वीडियो देखूं और मुझे पता है मैंने गलती कर दी, लेकिन ऑडियंस को नहीं पता चलने देती कि मैंने गलती करेक्ट। की है। बट गुरुजी को कैसे बताऊं, गुरुजी को पता है मैंने गलती कर दी, तो उनके सामने तो कुछ नहीं कर सकते आप। करेक्ट। एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा वो। बट ये मुझे हर एक आर्टिस्ट के अंदर होना चाहिए, अगर आपने गलती की है तो आप खुद से एक्सेप्ट करो कि आपने गलती की है। कुछ होता है ना, नहीं मैंने नहीं की थी, तुमने यहाँ समझोना। वो संगत का, जैसे कि आज मैं डांसर हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ और मेरा सम छूट गया तो मैं अपनी गलती संगतकारों पे संगत ढाल दूंगी पार कि डाल। आपने आगे लेके चले गए होता सब, है तो ऐसा, आप बहुत पीछे रह जगह गए। होता है, सही बहुत सही। जगह होता है हाँ, ये चीज, बहुत तो जगह ये होता है। खुद में होना चाहिए कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो। तो जैसे कभी हम प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, तो बहुत गलती ये मंच पे भी होती है, बट मंच पे हम लोग फील नहीं होने देते। ऐसा हो जाता है कभी भी। करेक्ट। एक कोई सीख मुस्कान जो आपने कथक से सीखी हो और आपने अपनी जिंदगी में हमेशा आप याद रखोगे, आप अपनी जिंदगी में उसको। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बाकी लोगों से बहुत अलग है जो म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अलग है। उन्होंने जैसे कि पढ़ाई कर ली, इंजीनियरिंग बन गई, वो जॉब पे जा रहे हैं, टाइम टू टाइम निकल रहा है, टाइम टू टाइम घर आ रहा है। बट मेरे साथ, एक म्यूजिशियन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं। उसको सुबह सबसे पहले उठना है, एटलीस्ट वो 2 घंटे का तो रियाज करेगा सुबह उठ के। फिर उसका रूटीन शुरू होगा, फिर वो अपने काम को देखेगा। अगर वो टीचर है तो वो डांस सिखाएगा, अगर वो टीचर नहीं है, डांस सीखने जा रहा है तो वो डांस सीखने जाएगा। एटलीस्ट अगर वो कुछ सीख रहा है तो उसके बारे में हिस्ट्री पढ़ेगी, ये चीज निकली से कहाँ से आया। कथक भी जैसे आया तो कृष्ण जी की रासलीलाओं से निकला। पहले लोग, बहुत सारे लोग अलग अलग बोलते हैं कि कृष्ण जी से मिला कथक, वो जो परफॉर्म करते थे, या कोठे पे तवायफ में जो डांस करती थी वहां से निकला। बट मुझे लगता है कि आज अगर हम कहीं भी मंदिरों में जाएं तो किसी भी मंदिर में जाओगे तो वहां आपको नृत्य मिलेगा, किसी भी मूर्ति में आप देखोगे तो। क्योंकि बिना भाव या बिना हस्त मुद्रा के कोई मूर्ति नहीं दिखेगी आपको। मैं ये बोला कि बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि नृत्य कोठों से निकला, और जब भी कोठों पे ये परफॉर्म होने लग गया था, मेरे को लगता है कि लोग उसे अच्छा नहीं मानने लग गए। बट ये हाँ। आगे आने वाले सारे जनरेशन्स के लिए एक बहुत नेगेटिव चीज हुई, राइट, कि लोग
बहुत सारे कल्चर्स में नृत्य को अच्छा नहीं मानते। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे कुछ? तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा था कि लोग गलत देखते हैं वो हम्म। डांस फॉर्म को, एक नाच या एंटरटेनमेंट या किसी गंदे वे में। जो आजकल बहुत लोग डांस करते हैं तो पैसे उड़ाने लगते हैं लोग, तो ये गलत है। आप रिस्पेक्ट करो उस चीज की। करेक्ट। कथक एक पैसे उड़ाने वाला भी नहीं है डांस कि आप उन पर पैसे उड़ाओ, बट इट्स रिस्पेक्ट। क्योंकि अगर हम कहीं गवर्नमेंट के प्रोग्राम में भी जा रहे हैं तो गवर्नमेंट पैसे नहीं उड़ाती है, हमें पैसा देती है, देती है। ताकि हम ऑडियंस को बता सके कि जो ईसवी पूर्व में जो सारी चीजें हुई वो हम आपको एट प्रेजेंट दिखा रहे हैं वो चीज। और ये दिखाना बहुत टिपिकल है, कोई आसान नहीं है, क्योंकि ये जितने भी पुराण वगैरह है वो सब संस्कृत में, और आजकल के बच्चे संस्कृत नहीं समझते हैं, उनको हिंदी में कन्वर्ट करना, उनको परफॉर्म करके दिखाना। बोलते हैं ना कि जैसे मुझे कोई चीजें याद नहीं होती हैं तो मैं उसे टीवी में लगा लूं या फोन में देखूं तो मुझे याद हो जाती है, क्योंकि जब तक एक्ट नहीं देखोगे आपको प्रैक्टिकली समझ नहीं आएगा। तो मेरे साथ भी ऐसी चीजें हुई है कि लोग मुझे भी गंदा बोलते थे कि तुम कहीं पे भी नचने चली जाती हो, तो दैट्स, और ये नचना है। सिर्फ आपके साथ नहीं, मैं तो जितनी भी नृत्यांगनाओं के साथ जुड़ी हूँ जो प्योर हाँ। क्लासिकल सी, सबने ही कहीं ना कहीं फील किया है। और आज मैं आपको बचपन की एक बात बताऊं कि मेरा गॉड गिफ्ट थोड़ा है कि लाइक मेरा डांसिंग स्टाइल थोड़ा सा सॉफ्ट और अच्छा है। तो मेरी पेरेंट्स चाहते थे कि मैं उस टाइम दिल्ली जाके कला आश्रम में बिरजू महाराज जी के पास जाके हाँ, पूरा कथक के सीखूं। समय, हाँ। बट कहीं ना कहीं उन लोग इसी डर से मुझे लगता है नहीं भेजे कि सोसाइटी उसको एक अच्छे वे में ट्रीट वे नहीं में करेगी। नहीं लेते, हाँ। तो हम लोग काफी फेमिनिज्म के टॉपिक में भी बात करते हैं। फेमिनिज्म इसलिए नहीं कि लड़के लड़कियों के बीच में कोई लड़ाई होनी चाहिए, बट इसलिए कि कितने प्योर चीजों को भी हम लोग इतने अच्छे से नहीं लेते और उस पे कमेंट्स और टॉन्ट्स करते हैं। इससे होता कुछ नहीं है, हमको बुरा भी नहीं लगता, बट हम लोगों की ग्रोथ रुक जाती है। तो जो एक लड़की बहुत आगे तक कितने अच्छे से जा सकती है, कलाकार बन सकती है और अर्न कर सकती है और सब कुछ कर सकती है, उसकी एक ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि वो सब सुन के हम्म। हम वो करना बंद कर देते हैं या हम थोड़े से अफेक्ट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब चीज़ों की, कि सब चीज़ें बहुत अलग अलग हैं और जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं वो भी क्यों हुई, और उसका इफेक्ट हर लोगों पे नहीं आना चाहिए। तो मुस्कान, मैंने अपनी समझ से बहुत सारी चीजें आपसे पूछी, बट कोई मैसेज ऐसा जो आपको देना है सबको और मैं पूछना भूल गई ये, या आप सबको देना चाहते हो जो हम सबके लिए कुछ प्रेरणादायक हो, तो प्लीज। हाँ, मैं ना सबको ये बताना चाहूंगी कि कोई भी स्टूडेंट जिससे भी सीखता है, अगर वो सीख रहा है तो निस्वार्थ वो उनसे सीखे। और मैं गुरु को भी ये बोलना चाहूंगी, जैसे मेरे साथ बहुत हुआ है, मैं कहीं जाती थी तो मेरे गुरु बहुत नाराज हो जाते थे, जैसे अभी भी मेरे सारे गुरु मुझसे नाराज है। मैं बहरीन जा रही हूँ बाहर, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका स्टूडेंट कहीं जा रहा है तो आपको इतना सपोर्ट करना है कि जब उसका नाम अनाउंस हो ना, तो वो यही बोले कि अरे ये उन गुरु की स्टूडेंट है, तो उनको भी प्राउड हो और मुझे भी प्राउड हो और आपको भी प्राउड हो, तो उन तीन लोगों को प्राउड होना। ये गुरु आजकल मुझे ऐसा लगता है बहुत गुरु नहीं करते, तो मुझे लगता है कि गुरु को करना चाहिए और स्टूडेंटों को भी उनको ये चीज समझाना चाहिए कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उनके सामने ये बात रखो कि ऐसा है गुरु जी या गुरु माँ जो भी है। तो मुझे लगता है कि सपोर्ट के बिना तो कुछ, अब मैं जैसे जा रही हूँ वहां पे और अब मैं उनसे नहीं सीख सकती क्योंकि वो मुझे नहीं सिखाएंगे, तो मेरे अंदर बहुत एक दुखी वाला भाव है कि मैं उनसे नहीं सीख पाऊंगी। लेकिन मैं उम्मीद आज भी करती हूँ कि हाँ, जब मैं वहां पहुंच के कुछ बहुत अच्छा करूंगी तो वो मुझसे जरूर बात करेंगे, जरूर सिखाएंगे मुझे आगे कि हाँ, उनका नाम लेके मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ हाँ। तो आपको क्या लगता है मुस्कान, वो आपसे गुस्सा है इसलिए नहीं सिखाएंगे कि लाइक वो दूरी इतनी है दूसरे कंट्री की कि वो ऑनलाइन और ऐसे सब कुछ नहीं सिखाते हैं, क्योंकि नहीं, वो। ऑनलाइन वो सिखाते हैं, वो सब सिखाते हैं गुरुजी। और मैं एक्चुअल में गुरुजी बहुत कम सिखाते हैं क्योंकि गुरुजी की बहुत एज हो गई है। गुरुजी जैसे कभी प्रोडक्शन हम लोगों को परफॉर्म करना होता है तब गुरुजी सिखाते हैं, तो उनकी बहू जो है आशिता दादी जी वो सिखाते हैं। तो अभी तो वो बहुत नाराज है मुझे, मेरे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी जिंदा है कि वो मुझे सिखाएंगी।
हाँ हाँ, वक्त लगेगा थोड़ा सा। थोड़ा सा वक्त मुझे लगेगा, करेक्ट। बहुत ज्यादा वक्त लगेगा उनको ये चीज बताने में, या उनको भी समझने में कि हाँ वो आगे गई है अपना नया कुछ करने के लिए। तो मुझे लगता है वो सिखाएंगे। तो ये थी हमारी मुस्कान श्रीवास्तव के साथ बात। और मुस्कान ने बहुत सिंपल वे में, और आप खुद देखेंगे कि वो कितनी सिंपल पर्सनालिटी है, और उन्होंने कितनी सिंपल वे में बहुत बड़ी बड़ी हम लोगों को सीख बताई और इतनी प्रेरणादायक बातें की कि अभी तक जहां पे हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था, मैं वो फिर से रिपीट करूंगी कि कंपटीशन हमको खुद से करना है, ना कि दूसरों से। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कथक में करियर बनाना है या कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो और इस इंटरव्यू और इस पॉडकास्ट जो भी आप कहना चाहें उसके कमेंट्स में जरूर लिखिए, और हम लोग जरूर कोशिश करेंगे, हम लोग मुस्कान से जुड़ के या कथक के क्षेत्र में और लोगों से जुड़ के आपको आंसर करें आपकी क्वेरीज का। थैंक यू मुस्कान, आपका ये इतने तो बिजी स्केड्यूल में से आपने समय निकाला, नहीं। और बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप बहुत अच्छा करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। और आपके ऑरा में एक पॉजिटिविटी है, और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप जरूर बहुत आगे जाएंगी। और थैंक यू सो मच अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। और मैं तो श्योर हूँ कि बहुत सारे लोग आपके एपिसोड को देख के बहुत मोटिवेट होंगे और कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।